होगा क्या। अब पहले तो ये देखना, जब वो जा रहे थे और मेडिकल ग्राउंड्स पे गए, और बात है कि वहाँ ग्राउंड्स के चक्कर लगाते रहे। मेडिकल ग्राउंड्स पे जब गए तो जैसे ही जहाज में जाने लगी उनकी तबीयत ठीक हो गई। और ये होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है प्रेशर पे, पेशेंट पे, तो उस पर असर होता है और इन पे अच्छा असर हुआ। और अल्लाह ताला करे, दुआ है हमारी कि वो सेहतमंद रहें और हर एक की सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब की अल्लाह ताला इनको सेहत दे, सेहतमंद रहें। हम जो देख रहे हैं कि वो वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं ठीक है तो डॉक्टर को कंसल्ट क्यों नहीं करते। अब तो काफ़ी महीने हो गए ना, डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो दे दे। अब कोर्ट ने भी कहा मेडिकल रिपोर्ट दें, उन्होंने तो पुरानी दे दी, तो वो भी देनी है। और फिर अदालत ने ये भी कह दिया कि अगर अगली पेशी पे वो नहीं आते तो वो मफरूर हो जाएंगे, वो डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इनको मौके मिल गए और एक मौका और भी मिल गया। तो अगली पेश आज भी कर सकती थी अदालत, कल भी कर सकती थी कि इनको मफरूर डिक्लेयर कर देते, लेकिन उन्होंने एक मौका और दिया। और उनकी जो जमानत है वो मुयस्सर अब नहीं रही, जमानत खत्म, तो अब उनको करना होगा। और जैसे ही वो अदालत में अगर वो नहीं आते तो मफरूर डिक्लेयर होते हैं, तो हुकूमत जो है वो जबरदस्त, उन्होंने पूरी हिकमत अमली बनाई हुई है। ठीक है, ठीक। यही हिकमत अमली के हवाले से एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि क्या फिर हिकमत अमली क्या होगी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमत? पूरी कानूनी रास्ते जो है हम करेंगे। ये कानून ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग, ऐसा अब नहीं हो सकता, इसलिए पूरे कानूनी रास्ते लेंगे। और इसका टास्क दे दिया गया है फरोग नसीम साहब को, शहजाद अकबर साहब को, कि वो पूरा इस पे जाएं और जो भी रास्ता इख्तियार करना होगा वो करेंगे। और अव्वल तो उन्हें खुद आ जाना चाहिए, वो मतलूब है अदालत को, अदालत ने बुलाया है उन्हें आना चाहिए। और अगर वो नहीं आते तो फिर जाहिर है कानून तो हरकत में आएगा। सही। अच्छा फैसल साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हमने कल देखा कि मरियम नवाज साहिबा बड़ी एक्टिव नजर आई हमें कल जब वो पेश हुई, लेकिन उसके साथ साथ हम अगर ओवरऑल नून लीग के बयानिए की बात करें तो ये जो मोहलत दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, क्या इस मोहलत मिलने से नून लीग के बयानिए में मजीद शिद्दत आएगी? कहते ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉलिटिकल अगर आप बात कर रहे हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल वो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। और जब वो वजीर आजम थे हमारी, तो देखे ना इमरान खान साहब की तो स्ट्रगल बहुत 22-23 साल उन्होंने स्ट्रगल किए, तो वो तो अपोजिशन में थे इमरान खान साहब, और ये उस वक्त भी वजीर आजम थे। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी जो है पब्लिक के साथ है, हमारा पब्लिक के साथ है। हमारी सियासत जो है उसका, ये जितने ये इधर हों तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है, ये अगर एपीसी करें, इकट्ठे हों, मिलें, हमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो हमारे ये प्रेशर वरेशर कोई नहीं है इसका। अच्छा, एक तो कल मरियम साहिबा ने ये कहा कि गवर्नमेंट ने जो 5 साल में करना था वो 1.5 साल में ही करके दे दिया। एक तो उन्होंने ये बात की, और उसके साथ साथ हम अगर मजबूरी तौर पर इस तहरीक की बात करें तो अपोजिशन मुत्तहिद होने के लिए भी मुख्तलिफ सतहों पर तोल रही है। तो क्या आपको ये होता नजर आता है फैसल? अपोजिशन तो मुत्तहिद क्या हो पाएगी, वो अंदर तो उनका है प्रॉब्लम। एक तो नून लीग के अंदर है, ये तो सबको पता है ना, ये तो राज की बात नहीं है, लेकिन कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और फिर विद इन पार्टीज भी इनका प्रॉब्लम है। तो बड़ा इनका अपोजिशन का है, लेकिन अच्छे हम तो कहते हैं इकट्ठे हों और अपने जो बीच के इश्यूज हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि इकट्ठे अच्छे लगते हैं एक तरह के, तो इकट्ठे भी हो जाएं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो हो जाए तो अच्छा है, और जरूर करें चीजें। ठीक है, गहरी सोच में फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर कमेंट्स ऑन पॉलिटिकल सिचुएशन। मैं कहते हैं इकट्ठे हो जाएं तो अच्छा है, हो भी जाए तो भी ठीक है, ना हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब ही इज लाइक वेरी चिल अबाउट इट। सो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक्सप्रेसो में। अभी बहुत कुछ है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खुशामदीद एक बार फिर आपको, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं, मैं हूं इमरान, अरबला मेरे साथ हैं, और ये सिर्फ
गरज चमक के साथ बारिश नहीं है, खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है बिल्कुल, और इस इस्लामाबाद बात में। दिस इज वेरी अलार्मिंग, क्योंकि इस्लामाबाद में नॉर्मली पानी वानी खड़ा होता नहीं है, निकल जाता है, प्लांट सिटी है, तो बेहतर होती है सूरत हाल, लेकिन उसके तारीफ कर बावजूद रहे हैं। अगर हो रहा है, मैं ये बात अभी इसलिए करूँ, वैसे अपने इन डिटेल्स डिस्कस भी करना है, अभी सिर्फ इसलिए करूँ कि थोड़ा सा हिफाजती इकदाम कर लीजिएगा, ये ना हो कि कराची वालों की तरह सरप्राइज हो जाए इस बारिश से। आप आगे बढ़ते हैं और हमारा सेगमेंट है आज का। बिल्कुल, कल रात खास बात। जी, कल रात खास बात में हमारे प्रोग्राम टू द पॉइंट के एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मंसूर आपके ज्वाइन करने का। हम जानना चाहेंगे कि कल रात आपके प्रोग्राम में क्या खास बात हुई। देखिए, कल रात हमारे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू थी वो नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द थी। नवाज शरीफ साहब किस हालात में लंदन गए और अब जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि उन्हें हर सूरत वापस आना पड़ेगा और 9 दिन का जो उनको टाइम मिला है, क्या उसमें नवाज शरीफ साहब के पास अब कानूनी ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जाहिर बात है ये डिस्कशन भी हुई कि क्या कोई डील हुई है जिसके नतीजे में वो बाहर गए हैं, क्योंकि अगर तो कोई डील हुई है तो फिर क्या मेडिकल रिकॉर्ड, तो क्या कानूनी कार्रवाइयां, सब कुछ पस मंजर में चला जाता है। लेकिन चाहे हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों ने ही इस बात से इनकार किया कि किसी किस्म की डील हुई है। सही डील हुई है। अच्छा मंसूर, आपकी रिसेंटली मुलाकात मेरे कप्तान से भी हुई है, दैट्स हाउ यू कॉल हिम, तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि वो मुलाकात कैसी रही और क्या स्पेशल था उस मुलाकात को लेकर। देखिए, इमरान खान साहब से मेरी जो मुलाकात थी वो 2 साल में पहली दफ़ा 1-on-1 मुलाकात थी और जब मैं वहाँ पर गया तो एक बड़े खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात थी और जाहिर बात है सब जानते हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, मुझसे मुलाकात की, तफसील से बैठ के उनका जो विज़न है आगे के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, वो उन्होंने मुझे समझाया, बताया और मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर मिसाल के तौर पे 3-4 मुख्तलिफ टॉपिक्स थे। एक जो हमने जो गुफ्तगू की वो इस वक्त इकॉनमी के हवाले से हमने बात की। उन्होंने कहा कि इकॉनमी अब हमें लग रहा है कि सही डगर पर अब चलना शुरू हो चुकी है, डॉलर स्टेबल हो चुका है, स्टॉक मार्केट अब ऊपर जाना शुरू हो चुकी है, हमारे जो बैरूनी कर्जे थे वो बेशक इस वक्त ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल जो डेफिसिट था हमारा वो अब काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया है। FBR के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अब अपने टारगेट जो हैं वो भी मीट करना शुरू हो चुके हैं। FBR भी लग रहा है कि अब काम करना शुरू हो चुका है और बिजनेस एनवायरनमेंट पाकिस्तान का जो है वो पहले से बेहतर हो चुका है। कोरोना के हवाले से उन्होंने सबसे बड़ी अपनी कामयाबी उसको कहा कि कोरोना के हवाले से मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान से संभाला नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर मुआवजा करें तो हम सुरखरू होकर इसमें से निकले हैं और बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। वो उसे मुआवजा कहती है कि पाकिस्तान ने जो है वो ये किस तरह कर दिखाया, लेकिन मैं हूँ और मेरा अल्लाह है जिसने मिल सब कुछ किया है और उनकी दुआ, मैंने जो दुआएं की थी, खुदा ने मेरी वो दुआएं कबूल की हैं, जिसके बाद मुल्क जो है वो इस बड़ी आफत से बच निकला। मंसूर साहब, आपकी मुलाकात मरियम नवाज से भी हुई, उस मुलाकात के हवाले से हमारे एक्सप्रेसो नाज़रीन को भी कुछ बताइएगा। मरियम नवाज साहबा से जो मुलाकात थी तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात थी और उसके अंदर उन्होंने मौजूदा जो पार्टी की सूरत हाल है, जो केसेस का सामना है, नवाज शरीफ साहब की बीमारी, नवाज शरीफ क्या वापस आएंगे या नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ साहब से उनके ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं, इस पर काफ़ी हद तक तफसील से बात हुई। ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें थी, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड बातें हुई उसमें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये तासुर देने की बार बार कोशिश की जाती है कि पार्टी के अंदर 2 धड़े चल रहे हैं, जिसमें एक मरियम नवाज का धड़ा है और एक शहबाज शरीफ का धड़ा है। ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं, ये एक चाचे और भतीजे का आपस का रिलेशनशिप है जो कि इज्जत के ऊपर कायम है। हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ मामलों के ऊपर इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन मैं बतौर छोटे होने के फैमिली के अंदर ये कतई तौर पर यह नहीं सोच सकती कि मैं उनके इज्जत और एहतराम में कोई कमी लेकर आऊंगी या उस रेड लाइन को मैं कभी अबूर करूंगी। सियासत में किस हद तक वो मुतहरिक रहेंगी और पार्टी के लिए क्या किरदार अदा करेंगी। उन्होंने कहा ये जो मेरी पार्टी के अंदर बड़े मौजूद हैं वो मुझे इस सिलसिले में गाइड करेंगे, जब कहेंगे जहां कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी और मैं पूरी तरह पार्टी को सपोर्ट। सही, इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। कि एक तो कुछ बातें उन्होंने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड हुई जो मैं नहीं बता सकता, और दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ बातों पे इख्तलाफ जरूर हो सकता है। मरियम साहिबा ने ये बात की, तो इसका मतलब ये कि कुछ चहमगोइयां जो मौजूद हैं बयानियों को लेकर और पार्टी लाएमल को लेकर, उसमें कुछ हकीकत है। ये बात वैसे शेख रशीद भी कर चुके हैं अपने। हाँ, ठीक है, चलें अभी हमने डिस्कशन की, कुछ सियासत की बातें तो हो गई, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक्सप्रेसो में। आज के सेगमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है तो आपने मिस नहीं करने, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक। सुबह का मतलब या सुबह के प्रोग्राम का मतलब कतन ये नहीं है कि हम सिर्फ खबरें देते रहें और ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन दें, बल्कि हिस्ट्री से इन टच रखना भी ज़रूरी है और इन टच रहना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान इसी तरीके का है कि हम आपको पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको लाहौर की एक खास जगह जिसको आम रोज़ आप गुजरते हुए देखते होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा होगा उसका बैकग्राउंड क्या है, हमारी साथी एंकर हिना न्याजी हमें बता रही है। ओवर टू यू हिना। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जो लाहौर से मोहब्बत है वो बाकी लाहौर से मोहब्बत है। अरमला और इमरान, आज हम बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पर मौजूद हैं और आज हम अपने व्यूअर्स को चौबुर्जी की सैर कराने वाले हैं। चौबुर्जी है क्या? 4 बुर्ज वाली, और कहा यह जाता है कि ऊंचे बुर्ज लाहौर दे, तो आज मैं ऊंचे बुर्जों के नीचे मौजूद हूँ और आज हम अपने व्यूअर्स को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी होंगी, बहुत कुछ देखा भी होगा, बहुत से फैक्ट्स आपके सामने आए होंगे, लेकिन आज हम आपको अंदर की बातें बताएंगे कि रियलिटी क्या है और चौबुर्जी की हिस्ट्री क्या है। चौबुर्जी एक बहुत बड़ा बाग था और ये उस बाग का दरवाज़ा था। दरियाए रावी यहाँ से टकराया करता था और इस इमारत ने बहुत गर्म और सर्द देखा है। तो आइए चलिए आप भी मेरे साथ चल के चौबुर्जी की सैर कीजिए। इस वक्त हम लोग डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा आसार कदीमा अतीक साहब के साथ मौजूद हैं। अतीक साहब से पूछते हैं कि इस बिल्डिंग की ओरिजिनलिटी कितनी है, ये जो टाइल्स अभी लगी हुई है ये कितनी पुरानी है, कितनी ओरिजिनल है, क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंजेस तो आती हैं। जी, ये जो टाइल इस वक्त आप देख रही हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। जब से ये इमारत तामीर की गई है ये टाइलें उस वक्त से मौजूद हैं। ताहम कुछ टाइलें जो वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाती हैं उनको हम इसको रिप्लेस करते हैं। जी ठीक है। अतीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस बाग की हिस्ट्री क्या है, ये किसके लिए बनाया गया? जी, जैसा कि आप जानती हैं कि लाहौर बागों का शहर है, जिसमें शालामार बाग, अंगूरी बाग, हजूरी बाग और ताज बाग, इसी तरह इस जगह पे भी एक बाग तामीर किया गया था। ये चौबुर्जी की इमारत जो ये एक मुरब्बा शक्ल में इमारत है और इसके चारों कोनों पे बुर्ज बनाए गए हैं, इसको चौबुर्जी के नाम दिया गया और ये उस बाग के अंदर जाने के लिए दाखिली रास्ता था। अमीर शहनशाह औरंगज़ेब की बेटी ज़ेबुन्निसा ने की थी। ठीक है। अतीक साहब, ये बताइएगा कि इस इमारत के पहले 4 बुर्ज थे और अचानक से एक बुर्ज गायब हो गया, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी, इसकी इमारत के नो डाउट 4 बुर्ज थे जब ये ओरिजिनली तामीर की गई थी। तहम 1836 के अंदर एक ज़ल्ज़ले की वजह से ये एक बुर्ज जो है इसका गिर गया था और वो 1981 में आके इसको दोबारा तामीर किया गया था। तहम इसके पैनल्स को छोड़ दिया गया था, उसके अंदर काशी का कोई काम या टाइल मोज़ैक वर्क का कोई काम नहीं किया था, प्लेन ही था जी बिल्कुल। उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने महकमा आसार कदीमा को 62 मिलियन की एक रकम फराहम की ताकि इस चौबुर्जी की इस इमारत को रेनोवेट किया जाए, इसको दुरुस्त हाली की जाए इसकी। उस सिलसिले में इस मीनार के ऊपर जो मिसिंग पोर्शन था इसका टाइल मोज़ैक का, उसको हमने दोबारा से टाइलें बेक करके दोबारा लगाया। इसके अलावा चूने के अंदर जो काम है गालबकारी का, उसको हमने दोबारा किया। जो मिसिंग मोज़ैक टाइल थी उनको हमने मुख्तलिफ जगहों पे उनको दोबारा लगाया। फिर सैंड स्टोन के अंदर इनकी जालियाँ बनाई गई जो मीनारों के टॉप के ऊपर 8 पहलुओं पे लगाई गई हैं और कुछ ये सामने वाले झरोकों के ऊपर भी लगाई गई हैं। इसके अलावा हमने इसको मज़ीद महफूज बनाने के लिए इसके इर्द गिर्द आयरन फेंसिंग की है और उसके अलावा रात को इसको लिट करने के लिए लाइटें लगाई गई हैं, वार्म लाइट हैं बिल्कुल, और फिर इसकी लैंडस्केपिंग की गई है। ये लैंडस्केपिंग और लाइटिंग का काम है, ये PHA के तावन से किया गया है। नाज़रीन, सुबह का वक्त है, बहुत प्लेजेंट मौसम है, ट्रैफिक का रश लगा हुआ है, लोग अपने अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, अपने अपने कामों के लिए बाहर निकले हुए हैं। अतीक साहब, मैं तो इसको गोल्डन आवर ही कंसिडर करूंगी। मुझे ये बताएं कि इस गोल्डन आवर में क्या ब्राइडल शूट्स के लिए लोग यहाँ आते हैं या मॉडल्स और फोटोग्राफर्स कॉल कर करके तंग करते हैं?
नहीं, फिलहाल ऐसा है कि कोई ब्राइडल शूट या कोई मॉडल शूट अभी फिलहाल यहाँ पे अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये रेनोवेशन के मराहल पे है। ताहम जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं या स्टूडेंट ऑफ NCA हैं, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के हैं, वो अपनी असाइनमेंट्स की तकमील के लिए यहाँ पे ज़रूर रेफर होते हैं और यहाँ पे आके स्केचेस बनाना, फोटोग्राफी करना, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। जी बहुत एस्थेटिक अपील है इस जगह की और एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है। अच्छा अतीक साहब, मेट्रो को लेके भी काफी शोर मचाया गया, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं ना। मेट्रो से एज सच वो शोर जो है वो अब ख़त्म हो चुका है और ये अपने बिल्कुल महफूजा इमारत है। एक विजुअल बैरियर का था, लेकिन उसको फिर री रूट कर दिया गया, इसका जो है अवे कर दिया गया था मॉन्यूमेंट से, जिसकी वजह से अब ये महफूज इमारत है। बहुत ही खूबसूरत बाग है और यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो बड़ा कंटेम्प्रेरी टच दे रहे हैं और कुछ मुगलिया दौर के दरख्त भी लगाए गए हैं। नाज़रीन, इसको बहुत वेल मेंटेन्ड किया गया है और आप लोग मुझसे प्रॉमिस करें कि जब भी आप लोग यहाँ सैर के लिए आएंगे तो आप भी उसका इतना ही ख्याल रखेंगे, इसको गंदा नहीं करेंगे, इसकी सफाई का खास ख्याल रखेंगे। बातें तो बहुत हो गई, चौबुर्जी की सैर भी हो गई, लेकिन इस वक्त मुझे शदीद भूख लग रही है और मैं तो जा रही हूँ लाहौरी नाश्ते करने। अरमला और इमरान, आप लोग स्टूडियोज में इस वक्त बैठे हैं और आप लोगों ने प्लीज मुझसे बिल्कुल जेलस नहीं होना, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। बाय, ओवर टू यू गाइस। पशु में बटूरा ग्लेशियर को अबूर करना बेहद मुश्किल है, बेखसूस जब आपके पास घोड़े हों। इसका मतलब कि उस जमाने में बटूरा ग्लेशियर कहीं बहुत नीचे तक आया हुआ था। शाम की लम्हा लम्हा उतरती हुई धुंध में सर झुकाए हुए घर के खामोश आंगन में बैठे हुए मेरी वामादा आंखों की जलती हुई रेत से एक बेफरते समंदर की आवारा लहरें अचानक उलझने लगी। 1935 में एक सफरनामा शाया हुआ जिसका नाम था बिटवीन ऑक्सिस एंड रिवर इंडस, यानी दरिया आमू और दरिया सिंध के दरमियान। सफरनामा निगार थे आरसी शोमबाग, जिन्होंने उस वक्त तवील सफर इख्तियार करते हुए इन तमाम इलाकों को देखा। सफरनामा यूं तो सारा ही दिलचस्प है, लेकिन जब शोमबाग पसू पहुंचता है तो लिखता है कि पसू में बटूरा ग्लेशियर को अबूर करना बेहद मुश्किल है, बेखसूस जब आपके पास घोड़े हों। इसका मतलब कि उस जमाने में बटूरा ग्लेशियर कहीं बहुत नीचे तक आया हुआ था। शोमबाग कहता है कि दो ग्लेशियर्स, पसू ग्लेशियर और बटूरा ग्लेशियर के दरमियान पसू गांव आबाद है। गांव बहुत अच्छा और खूबसूरत है, लेकिन कुछ ज्यादा खुशनसीब नहीं है। शुमाल की समत अच्छी खासी उम्दा जमीन सैलाब की नजर हो चुकी है। शिमशाल दरिया इनकी जमीन को बहाकर ले गया है। ये बड़ी दर्दनाक कैफियत है। पशु के वाकियों को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो बहुत सनतकार और हुनरमंद लोग हैं और बागों की खूब निगहदाश्त करते हैं। इनके बागों में जो सेब पैदा होते हैं वो बहुत मशहूर हैं और वो गुलाबी रंग के हैं और वो बहुत खुशबूदार हैं। वाकियों की आदतें अच्छी हैं और खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। पशु बड़े अच्छे और शानदार माहौल में वाक़या है। कुदरत ने उसे बड़ी नवाजिशों से नवाजा है। यहाँ की सबसे दिलकश चोटी पशु कोन्स हैं, लेकिन पशु खुशनसीब नहीं है। इसकी जमीन को दरिया लेकर जा रहा है। तो ये थे आरसी शोमबाग, जिन्होंने 1933 में इस इलाके का सफर किया और 1935 में उनका ये सफरनामा शाया हुआ। आज के पशु को शोमबाग देखता तो यकीन न करता कि क्या हशर हो चुका है। शायद पशु उसकी बदनसीबी के म्यार से भी कहीं ज्यादा बदनसीब है। मैंने खुद बजाते खुद 2000-4000 रुपये मिलते थे हमारे बजट में। यूनियन काउंसिल का एक मेंबर था मैं बजाते खुद, और फिर उस यूनियन काउंसिल का जो भी मेंबर होता वो गांव के चेयरमैन होता था।
उस हिसाब से मैंने 7 बार यहाँ दरिया को बांधने की कोशिश की, आवाम ने मेरे साथ दिए और उसको GI वायर कहते हैं, ये यानी गेबन का जो तार है ना, इससे हम उसको बांधते थे। लेकिन ये मसला ये है कि मशीन के ज़रिए से उसको बनाते हैं, जब एक टूट गया तो सारे निकल जाते हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक आगे थी ये, तो ये गाँव दरियाबुर्द होते रहे। ख़ासकर 1960 के बाद बड़ी तेज़ी से दरियाबुर्द हुई। हर इक़साम सेब के अलग अलग बागात थे। इस तरह से खुबानी के भी वो सब दरियाबुर्द हो गए। ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। पा जगह को कहते हैं, सू पानी को कहते हैं। तो ये पानी का जगह है, 4 अजदहार के मुंह में है हम। वो कौन सा फसू ग्लेशियर, बटोरा ग्लेशियर, खोंजराब और शमशाल। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो वो शमशाल है, चूँकि हेरोजन वो बिल्कुल पाइप की तरफ स्पीड से आता है। तो हम अपने आबा व अजदाद से, ख़ासकर अपने दादा मोहतरम से ये कहानी सुनते थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो सेटलमेंट है वो शिफ्ट किए एक जगह पे, फिर वो कटाव के जद में आने के बाद उन्होंने फिर दोबारा दूसरे जगह पे शिफ्ट हुए। लेट 80s से हमेशा यहाँ पे लैंड एरोजन जो है वो पीक पे रहा है। 2019 में दरिया एक तारीखी असासा और पशु के सबसे पुराना होटल बटूरा इन को बहा कर ले गया। ये सब मेरे सामने हुआ और बदकिस्मती से मैंने पशु के बासियों की बेबसी को अपनी आंखों से देखा। घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता। ज़ीशान जुनेद, ये बटूरा इन है। बटूरा इन की जो तारीख है वो 40 साल से पुरानी है। आज ये जो खंडर आप देख रहे हैं ना, ये इस साल खंडर बना है। और वो जो आप झाड़ी देख रहे हैं ना, काफ़ी दूर तक वो जो मैदान, ये सारा पशु की ज़मीनें थी। शमशाल फ्लड आया, उसने पहले तबाही की, उसके बाद अब दरिया जो है वो मतलब पशु के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा बना हुआ है। पशु जो दुनिया के खूबसूरत तरीन गाँव में उसका शुमार होता है, आज वही पशु शदीद ख़तरे में है। जो यहाँ की कम्युनिटी ने अपने बिहाफ पे और कुछ डोनर्स की मदद से यहाँ पे कुछ बंद डाले थे। यहाँ पे गेबन्स बने हुए थे, 6 से 7 गेबन उन्होंने इनिशियली यहाँ से इस दरिया के से लेकर वो कोने तक उन्होंने डाला था। दरिया अब कराकोरम हाईवे के करीब है। ये देखिए, दरिया का ये सारा पार्ट असल में पशु की जमीन थी जिसे दरिया बहा कर ले गया है। ये जो आप सब्जा देख रहे हैं, ये हर साल बहुत तेज रफ्तारी से दरिया की नजर हो रहा है। पशु को पाकिस्तान का एक फेस समझते हैं टूरिज़म के लिहाज से, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो सियासी लोग हैं या यहाँ के फोकल पर्सन्स हैं, उन्होंने शायद इस इशू को इतना हाइप क्रिएट नहीं किया हो या इस इशू पे इतना काम नहीं किया हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नोटिस में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लैंड ओरिजिन पे इतना काम नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे ख़ुद के याददाश्त में है कि यहाँ पे बहुत एक बड़े बाग हुआ करता था, वो भी दरिया के अंदर सबमर्ज हुआ है। कोई हुकूमत, कोई NGO, कोई बैनुल अक़वामी इदारा संजीदा कोशिशें करते नजर नहीं आते। गो के पशु की मोहब्बत का सब दम भरते हैं। सब जानते हैं कि पशु बहुत खूबसूरत है। मगरब के सयाह तो उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव मानते हैं, लेकिन दुनिया के इस खूबसूरत गांव को बचाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। हम मुतालिबा करते हुकूमत वक्त से कि आप प्लीज़ ये जो पशु गांव है, ये इस वक्त तीनों ग्लेशियर के जद में एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है और साथ में यहाँ पे बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे आप फंडिंग करें और यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जो है या ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको स्ट्रेंथन करें और हमारे कम्युनिटी मेंबर खुद काम करने के लिए तैयार है। पशु की रिहायशी बहुत जफाकश हैं, मेहनती हैं। अपने बस की हद तक उन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। अब पशु के रिहायशी भी फ़कत तमाशाई हैं। अपने पशु की ज़मीन, मकानात, बागात सबको उजड़ता देख रहे हैं, लेकिन अपने महदूद वसाइल की वजह से कुछ नहीं कर सकते।
अगर इसको चाइना जैसे फ्रेम बना के यहाँ बनाते थे ना, इसमें कंप्लीट कंक्रीट वॉल बनाया जाए और पहाड़ के दामन के साथ साथ अगर इसको डाले जाएं तो ज़मीन भी बच जाता है और साथ साथ में वो कंक्रीट में वो महफूज होगा। या तो पहाड़ को अंदर से टनल बना के दूसरे साइड पर निकालने का भी 5 किलोमीटर का अंदर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन 7 किलोमीटर का जो एरिया है ये बचता है। पशु जिसको हम पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन चेहरा बनाकर पेश करते हैं, वो चेहरा दरिया मसक कर रहा है, वो चेहरा धुंधला हो रहा है, वो चेहरा किसी दिन गायब हो सकता है। क्या अपने चेहरे और उसकी खूबसूरती पर कोई समझौता करता है? इसका एक सोल्यूशन जो इमीडिएटली नज़र आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे बिल्कुल कोने में वो वहाँ सामने रॉकी एरिया है इस साइड पे, उनको ब्लास्ट करके दरिया शिमशाल को एक रुख दिया जाए कि वो उस पहाड़ी हिस्से के सामने से गुजरे वहाँ पे, क्योंकि नेचर बहुत पावरफुल होता है ना, इसके साथ लड़ना नहीं होता है, इसको इस पानी को के रुख को हल्का सा मोड़ना होता है। इसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन यहाँ पे रॉक्स है, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स है, उनको क्रेनों के ज़रिए से या फिर किसी भी मशीनरी के ज़रिए से दरिया के किनारों पे लाया जा सकता है। उनको अगर दरिया के किनारे पे लाया जाए और वो रेजिस्टेंस देगा और उसकी स्पीड को कम करता जाएगा और यहाँ कटाव एटलीस्ट रुक जाएगा, और इसका बेहतरीन हल ये होगा कि वो भरता जाएगा, ये बजरी भरती जाती है। अगर हम इसे अपना चेहरा समझते हैं तो अपने इस हसीन चेहरे को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि एक से ज्यादा हल काबिल अमल है। पशु को यकीनन बचाया जा सकता है, पशु की कदीम तारीख को बचाया जा सकता है, अपने इस खूबसूरत चेहरे को बचाया जा सकता है। हुकूमत, NGOs, बैनुल-अक़वामी इदारे या प्राइवेट सतह पर मुखय्यर हजरात, जिसको भी इस चेहरे से प्यार होगा वो इसे जरूर बचा लेगा। अरबी शेर है कि वो शायर जो एक वीरान खंडर पर खड़े होकर रोता आया है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फैसलाबाद में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हमारे मुस्कुराते चेहरे देखकर आपको अंदाजा हो गया कि हम अच्छी बात करें, लेकिन वो अच्छी बात क्या है? वो अच्छी बात ये है इमरान के बिलाखिर आपकी इतने दिनों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, आखिरी बॉल के ऊपर जीत गए हम। मुझे वैसे एक लम्हा ऐसा था जब 2 छक्के इकट्ठे लगे हारिस साहब को, तो ऐसा लगा कि मैच तो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, मैच हम जीत गए। सीरीज हम नहीं जीत पाए, सीरीज हम जीत सकते थे। पहला मैच बारिश की वजह से उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, दूसरा मैच हम 195 रन बनाने के बावजूद हार गए, लेकिन कल हमने 190 रन का टारगेट दिया, 5 रन पहले हमने इस मैच को खत्म करने में कामयाब हुए। इंग्लैंड की टीम मैच तो हार गई, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे सवालात खड़े हुए, जैसे कि कल पहली दफा हमने हैदर अली को चांस। शो बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया सलीम साहब। आज सुबह हम खुश हैं कि बिलाखिर जो ये कुफ्र है खुदा खुदा करके टूट ही गया और मैच जीत गए हम। जी बिल्कुल, आखिरी कल मौका था, 66 सेव हो गए थे पाकिस्तान में इंग्लैंड में, बायोसिक्योर माहौल में जहाँ वो कहीं जा नहीं सकते थे, सिर्फ क्रिकेट ही खेलना थी उनको और ग्राउंड के साथ ही होटल होता था, वहाँ पे रेस्ट करना। कल भी अगर हार जाता तो फिर खाली हाथ वापस आना पड़ता, लेकिन कल टीम की परफॉर्मेंस बेहतर थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत गैर मामूली थी, बेहतर परफॉर्मेंस थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सेकंड लास्ट बॉल पे जो छक्का लगा उसकी वजह से आखिरी बॉल तक मैच चला गया था। अगर वो यॉर्कर नहीं होती हारिस की तो वो छक्का भी लग सकता था, फिर हम लोग बैठ के अफसोस कर रहे होते। लेकिन यस, पॉजिटिव साइंस बहुत सारे हैं, खासतौर पे हैदर अली का जैसे आपने जिक्र किया, उन्होंने बहुत जबरदस्त डेब्यू उनका हुआ। पाकिस्तान को इस तरह यंगस्टर्स को मौका देना होगा। 1 साल का एक लड़का जिसने आते ही दूसरी गेंद पे ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया कि सब लोग हैरान रह गए, लोग घबराते हैं। लेकिन जिस तरह परफॉर्म किया, इस तरह हफीज को देख लें, ओल्ड इज गोल्ड की तरह आजकल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो, और 40 साल के होने वाले हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हैदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये चीजें पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी हैं।
लेकिन बहुत सारे अच्छा सवाल भी सलीम हमारे सामने हैं साहब, कि- कैप्टेंसी के हवाले से, क्योंकि पहले जो सेकंड मैच था हमारा वो मैच हम हार गए थे, कैप्टेंसी के हवाले से जो बॉलिंग को तब्दील करना था बाबर आजम के लिए मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, मुझे लगता है स्ट्रैटेजी चेंज होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। कल भी हमने तकरीबन मैच दे दिया था इंग्लैंड को, लेकिन चूंकि गेम ऑफ क्रिकेट, गेम ऑफ चांस है, पता नहीं चलता, तो मैच हम जीत गए। लेकिन क्या मुतमईन है आप कल जिस स्ट्रैटेजी से बाबर ने डिफेंड किया 190 रन के हदफ को, 91 रन के हदफ? ये बाबर अभी कोई बहुत ज्यादा तजुर्बेकार नहीं है, लेकिन सीख रहे हैं, वो कैप्टेंसी सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उनको जैसे दूसरे मैच में आपने देखा होगा, हर कोई कप्तान बना हुआ था और उनको घेर के रखा हुआ था, 4-4 लोग आ जाते थे मशवरे देने के लिए। बाद में ये चीज अगले मैच में जो है नजर नहीं आई, क्योंकि शायद टीम मैनेजमेंट ने बोला होगा। तो बाबर ने कल कुछ डिसीजन अपने लिए, आप देख रहे होंगे कि एग्रेशन भी उनमें नजर आ रही थी, कोई खराब बॉल होती थी तो वो डांट। अच्छा सलीम साहब, साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम इंग्लैंड की टीम की बात करें तो बहुत सारे यंगस्टर्स उसमें खेल रहे हैं, हम अपनी टीम को भी देखा जाए तो क्या आपको लगता है कल हैदर अली के परफॉर्मेंस के बाद वी शुड थिंक अबाउट इट कि हमें यंगस्टर्स को ज्यादा चांस देना चाहिए? ये एकदम से ना यंगस्टर्स को बहुत सारे टीम में डालना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हर कोई हैदर अली नहीं होता जो आते ही परफॉर्म कर दे। आहिस्ता आहिस्ता ये सही है कि एक प्लेयर को आपने मौका दिया, उसके बाद टीम के साथ रखें, एक एक करके लेकर आए, टीम में इंडक्ट करें, क्योंकि सीनियर्स भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा वहाब रियाज ने जो 19वां ओवर कराया, ओवर मैच का पासा पलटा, जो 3 रन देके 2 विकेट ओवर में गिरी, उस ओवर से ही मैच का पासा पलटा, फिर आखिरी ओवर में 17 रन रह गए थे। इसी तरह हफीज को आप परफॉर्म कर रहे हैं, शोएब मलिक को मौका के इतना नहीं मिल रहा, टीम में होते हैं, बैटिंग नहीं आई, लेकिन वो भी होना जरूरी है, तजुर्बा भी होना चाहिए, यंगस्टर्स भी होना चाहिए, दोनों मिलकर टीम की अच्छी परफॉर्मेंस सामने ला। ठीक है, आगे वर्ल्ड T20 आ रहा है, सबसे बड़ा इवेंट है ओवरसीज T20 का। पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पे भी विराजमान रहा है और हमारी टीम भी बड़ी तगड़ी है T20 फॉर्मेट को लेकर। ये जो सीरीज हमने खेली है, इसमें पाकिस्तानी टीम के लिए खास तौर पे और खास तौर पे हमारे जो सिलेक्शन की मैनेजमेंट है उसके लिए, एंड विद दैट कोचिंग स्टाफ एज वेल, क्या इसके अंदर हमारे लिए लेसन्स मौजूद हैं इस सीरीज को लेकर इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने खेली है? वर्ल्ड T20 तो अगले साल तक मुलतवी हो गया पेंडेमिक की वजह से, लेकिन लेसन बहुत सारे हैं। हमारी 14 रुकनी अमूमन स्क्वाड जाते हैं, 14 रुकनी टीम मैनेजमेंट इस ओवर पे गई थी, हर चीज का अलग कोच मौजूद था, लेकिन हमने देखा कि बॉलिंग में भी पाकिस्तान टीम ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, और इसके अलावा बैटिंग में भी, टेस्ट मैचेस में भी आपने देखा होगा अक्सर हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी गैर मामूली रही नहीं है। तो कोचिंग स्टाफ भी बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं, खासतौर पर वकार यूनुस, और मैं मिसबाउल हक का यूं नाम लूंगा कि वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, और वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये दोहरी जिम्मेदारियां हैं जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल रही हैं। आपने देखा होगा सर पकड़ के बैठे हुए थे वो, तो पीसीबी को भी चाहिए कि उनका बोझ थोड़ा कम करे, हल्का करे, टीम की और अच्छी परफॉर्मेंस। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें सुबह सुबह वक्त दिया। ऑब्वियसली वी होप कि ये स्ट्रैटेजीज जो हैं आइंदा वाले वक्तों में कुछ बेहतर एंड बहरहाल ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, एग्जैक्टली जीत गए तो सही है। सब ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और सुबह सुबह हम हेल्थ और फिटनेस की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको पहले बताएंगे हम हेल्थ एंड फिटनेस। हाँ जी, वापस हम ही पे आ गए। अमेरिका डायरेक्ट खुशी भी जाएंगे, खुशी इन द स्टूडियोज। और आज हम जाने की खुशी से कि क्या नया हमें बताने जा रही हैं, और जो नया बताने जा रही है मुश्किल कितना है, मेरा तो सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है। ओवर टू यू खुशबख्त भट्ट। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आई होप यू आर हैविंग अ गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एब वर्कआउट बताऊंगी, टमी की एक्सरसाइजेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, वेटेड होंगी, सो मॉडिफिकेशंस भी होंगी साथ। सो वी आर गोइंग टू गो ऑन द फ्लोर, ग्रैब अ डंबल। Okay, first they are going to be weighted exercises होंगी, legs up, and 1 2 3 4, yes, for beginners on the floor. Second exercise, both legs together, keep your stomach tight, hold. For beginners on the floor, भी बता दें reps कितने होंगे? 10 reps each exercise. ठीक है। Repetitions रहेंगी throughout 10 minutes. Repeat 5 exercises again and again till the time's end. And it will target our abs. Yes, core, both upper and lower. Breast part,
in this part. Okay, third exercise, scissors. Okay, they can touch the floor if it's difficult. और बिगिनर्स के लिए साथ खुशी आपको मॉडिफिकेशंस भी बता रही ये मॉडिफिकेशन साथ साथ आई एम टेलिंग कि फ्लोर पे एक्सरसाइज रेस्ट कर लें, देन लिफ्ट, देन रेस्ट, देन लिफ्ट. और खुशी ये डबल इसका वेट कितना होना चाहिए? If you want to use weights, तो आप कर सकते हो, उसके बगैर भी एक्सरसाइज हो सकती है. लाइटर वेट, अच्छा, इससे वैसे मुझे भी लगता है कि जो लोग हम जैसे लोग सिर्फ ये बहाना बना के कि हम जिम नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप घर पे भी अच्छी खासी एक्सरसाइज ऑन द फ्लोर कर सकते हैं. 10 मिनट्स में बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है. 10 मिनट्स में ये 10 मिनट्स की एक्सरसाइज है, एंड यू फील योर कोर बर्निंग इन 10 मिनट्स. इसकी रेपिटेशंस होती जाएंगी 10 10 10 10 टिल द टाइम. स्टेमिना भी मेरे ख्याल से उस हिसाब से बिल्ड हो जाता है, आप फिर ज्यादा भी कर सकते हो. स्ट्रेंथन होती है कोर, जितनी कोर आपकी स्ट्रेंथन होगी उतनी बैक भी आपकी स्ट्रेंथन होगी. एंटीरियर पोस्टीरियर की बेसिकली ये है कि आपने ये कहा कि ये जो हम डेली की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ हमने इसको क्लब इन करना है या एक डेडिकेटेड डे इसके लिए रखना है? एटलीस्ट 3 times a week. 3 times a week you can hit abs. आप कर सकते हैं हिट, रेगुलर नहीं करना क्योंकि इट स्ट्रेचेस योर बैक एज वेल. अगर आप सही नहीं कर रहे तो आपकी बैक बेसिकली जो है ना वो स्टिफ हो जाएगी. बिल्कुल ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. आप इस एक्सरसाइज को डाइजेस्ट करें और ट्राई करें घर पर. हाँ, बड़ी वैसे ये लग रही है आसान लेकिन ये मुश्किल एक्सरसाइज है. लेकिन जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं विद द टाइम हर चीज के अंदर तो बेहतरी आती चली जाती है. दिस इज व्हाट वी नो. आगे बढ़ते हैं. एक इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन समा हमारे पास हैं. हम बात करें सदियों पुराने शहर मोहनजोदड़ो की, जो कि कदीमी तहजीब है और पाकिस्तान लकीली उन ममालिक में से है जहाँ पे इतनी ओल्ड जो तहजीबें हैं वो हैं. जैसे इंडस सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो है, टेक्सला है, उनमें से हड़प्पा है. तो इसके हवाले से जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि इसका जो सीवरेज सिस्टम था आज से हज़ारों साल पहले वो मौजूदा कराची के सीवरेज सिस्टम से बेहतर है बारिश और सैलाब से बचाव के लिए. और वाकई ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट था. और ये कई सौ साल पहले की हम बात बता रहे हैं कि उनके इकदामात जो हैं वो इस कदर बेहतर थे कि अब अगर देखा जाए तो कराची का जो ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम है वो उस तरह से बेहतर या मयारी नहीं है जो मोहनजोदड़ो का था. तो आज हम शहर कायद में जो बारिशें देख रही हैं जिस हिसाब से वहाँ पे शहर कायद मुतासिर हुआ है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मोहनजोदड़ो को भी फॉलो कर लिया जाता तो बेहतरी होती है इसमें. खैर ये कैसे बेहतर है, वी हैव अ डिजिटल कंपाइल की हमने कुछ विजुअल्स आपके लिए, देखिएगा जरा. इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम. मुझे लगता है पीपल्स पार्टी ने कोशिश तो की है लेकिन पीपल्स पार्टी को बताना चाहिए कि मोहनजोदड़ो नहीं बनाना कराची को, सिर्फ इंप्रेस होके उस तरह से कराची को कराची बनाना है. ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं.